नेक्स्ट जो एलोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका नाम है बक्की बॉल्स। ये अभी एक रीसेंट डिस्कवरी है, यानी 1985 तक जो है वो ये इसको डिस्कवर किया गया था। दो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट को बॉईल कर रहे थे। बॉईल करने के बाद वो वेपर्स में चेंज होना जब शुरू किया उसने, और उन वेपर्स को जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है जी। तो इस उसका स्पेक्ट्रम हम चेक करते हैं। स्पेक्ट्रम वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, ये भी एक फ़िज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के चैप्टर 13 में। ठीक है। तो ये एक टेस्ट आप समझ लें। इस टेस्ट में जो है वो ये देखा गया कि ये जो ग्रेफाइट, वो समझ रहे थे साइंसदान कि ये एक्चुअली ग्रेफाइट ही है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रेफाइट नहीं था। इन्होंने जब मॉलिक्यूल्स देखे, वो जो सैंपल उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स को जब देखा तो बेसिकली 60 कार्बन एटम्स को मिलाकर एक पूरा मॉलिक्यूल बनाया गया था। ठीक है जी। ये एक बहुत ही जो है वो डिफरेंट बात थी। आज उससे पहले जो है वो ये नहीं पता था कि इस तरह की कोई कार्बन की फॉर्म पाई जाती है। स्पेरिकल फॉर्म में होता है, जिस तरह के हमारे सॉसर बॉल होते हैं उसमें डॉट 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 बने होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके की जो है वो इसका स्ट्रक्चर था। और जो है वो इसका नाम क्या रखा गया फिर, बकमिंस्टर फ्लोरीन या फिर बक्की बॉल्स। ठीक है जी। डायमंड की दूसरे फॉर्म्स की तरह ये जो है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बल्कि ये इजीली जो है वो डिज़ोल्व भी हो जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल या फिर ईथर वगैरह की अगर हम बात करें, एसीटोन वगैरह की बात करें, तो उसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्टूडेंट्स, जो डायमंड और इसका ग्रेफाइट के बारे में, या फिर पूरा ये जो टॉपिक है क्रिस्टलाइन या एलोट्रॉपिक फॉर्म का जो फॉर्म्स ऑफ कार्बन का जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ जो है वो समझना है और फिर याद करना है। ठीक है। इस वजह से मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। डायमंड क्रिस्टल इज़ यूजुअली ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ऑक्टाहेड्रल बेसिकली आप ये समझ लें कि आपको ये नीचे एक शेप नज़र आ रही है, इसके जो है वो कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। इस तरह की एक शेप हो गई। ये नीचे समझ लें आप जो है वो फ्लैट है, और इसी के साथ नीचे भी इसी तरह की एक शेप हो जाती है। ये जो शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल, और इसी के साथ जो है वो एक और शेप जो है वो मिल गई बॉन्ड के थ्रू, तो वो हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा यानी 8, टेट्रा यानी 4। तो ये फर्स्ट लाइन आपने जो है वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद करनी है। तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स की फॉर्म में आपके नोट्स में आपको दिया गया है। याद करना बहुत आसान होगा, लेकिन ऑब्वियसली याद उस फॉर्म में उस वक्त ज़्यादा इजीली हो सकता है जब आपने अच्छे से उसको समझा हुआ हो। तो अगेन ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि इसकी जो शेप होती है वो एक ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ये जो है वो नॉन मेटल होता है, तो ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड सपोर्ट करेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके जो है वो पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल पे। ये किसी भी दूसरे कार्बन के साथ जिसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है थर्ड लाइन में, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है इसका, उसको हम जो है वो क्या कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हो कि डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो सकता है। डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड इसी वजह से हो सकता है कि ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो कार्बन के बॉन्ड जो होते हैं ना आपस में, इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। दूसरी बात कि एक भी कार्बन फ्री नहीं है। ठीक है। सब जो है वो बॉन्डेड है, सबके पास जो है वो आपस में स्ट्रॉन्गली 4 अदद बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। मेटेलिक बॉन्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स में डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके पास से जो है वो इजीली गुजर जाती है। लेकिन ऐसी कोई कहानी डायमंड में नहीं होती। ठीक है जी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग।
दिस यूनिट इज़ कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। बॉन्ड एनर्जी कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 347 किलो जूल पर मोल, राइट। सो ये स्ट्रक्चर की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर जब आपसे पूछा जाए तो उस स्ट्रक्चर को आपने बनाना होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है डायमंड के स्ट्रक्चर से। ग्रेफाइट में क्या होती है, लेयर होती है इस तरीके से, जो है वो सपोज़ मेरे हाथ में रखी हुई है, मैंने उंगलियों को एक के ऊपर एक जो है वो तय बन गई है लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर्स जो है वो आती है, फ्लैट लेयर्स कार्बन की, उस टाइप का जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से जब आप पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं तो एक पूरी जो है वो स्मूथली उसको जो है वो आप लिख सकते हो। वजह यही होती है कि एक के बाद एक लेयर जो है वो बन रही होती है, ठीक है जी। तो पहला जो सेंटेंस है वो आपने माइंड में रखना है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो फ्लैट लेयर्स बनाते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो डायमंड में आपने पढ़ा था कि एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहा है और एक कार्बन जो है वो फ्री रह जाता है, ठीक है जी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ पर जो है वो एक फ्री बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से ये बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवा देते, ठीक है जी। तो इनके जो लेयर में कार्बन किस फॉर्म में अटैच होते हैं ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो शेप होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो शेप होती है इसको हम कहते हैं हेक्सागोन। तो डिफरेंट हेक्सागोन्स की जो है वो लेयर है, ये एक लेयर, ये पूरी जो है वो एक लेयर है, फिर इनके दरमियान बॉन्ड है और फिर ये दूसरी लेयर है। इसी तरह जो है वो लेयर टू लेयर इसके जो है वो बनती चली जाती है, ठीक है जी। तो ये जो आपके लेयर्स बनती है कार्बन की, इसके जो लेयर के दरमियान का डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। और क्या बात आपको याद रखनी चाहिए कि ग्रेफाइट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्लिपरी होता है और इसके बाद जो है वो इसका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली डायमंड से लेस डेंस होता है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना जो है वो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं होते, क्योंकि जब हम इसका एक्सरे निकालते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं ये ज़मीन के अंदर से हम माइनिंग करके निकालते हैं। आपने कोयले की कानों का सुना होगा, कानों को इंग्लिश में माइन कहते हैं। तो ये जो सारी एमॉर्फस फॉर्म्स होती हैं ज़्यादातर हम कहाँ से निकालते हैं, डायरेक्टली अपने नेचुरल डिपॉजिट्स यानी ज़मीन के अंदर से जो मिनरल निकाल रहे होते हैं, तो कोयले की भी कानें होती हैं उनको हम निकालते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कोल के बारे में वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोयले की जो कोयला बनता कैसे है और कितनी फॉर्म से बनता है। यहाँ पर एक्चुअली आपको वो बैकग्राउंड बताया गया है कि कोयला बनना कब शुरू हुआ था, फ्रॉम द वेजिटेशन ऑफ कार्बोनीफेरस एरा। तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है वो एक दौर था जब अर्थ में बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, वेदर इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स या फिर जो है वो एनिमल्स, ठीक है। डायनासोर्स के दौर की बात कर रही हूँ। उस वक्त प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरा जो है वो अर्थ हमारा बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि जो है वो कोई ऐसी आफत आई और सब के सब जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए और प्लांट्स फिर डिकम्पोज होना शुरू हो गए, ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो गए। ज़मीन का अपना एक प्रेशर होता है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा नहीं होती ज़मीन के अंदर, तो वो जो सारी डेड प्लांट बॉडीज़ हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोयले की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर दी, ठीक है जी। तो ये सारा वही लिखा हुआ है कि जो है वो पीट, फिर लिग्नाइट और या फिर विटामिन और एंथ्रासाइड कैसे बनता है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है वो कोक लिखा हुआ है, कोक के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
कि कोक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस यानी कि जो थर्ड टाइप होती है सॉफ्ट कोल, उसको आप जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो है वो हीट करते हो, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो उसमें मौजूद जितने भी दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो हमें फिर जो है वो कोक मिल जाता है। ये जो प्रोसेस है इसका एक साइंटिफिक नेम है, क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है जी। उसके बाद बात की जा रही है कोक कैसे यूज़ किया जाता है। कोक को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों के जो है वो जलाने के लिए, या फिर जो है वो मशीनें वगैरह जलाने के मशीनों में जो है वो अक्सर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जो है वो कोक जलाकर वो फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हो कि चारकोल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। चारकोल को हम जो है वो लकड़ियों को या फिर जो है वो अखरोट वगैरह या ऐसे जो है वो ड्राई फ्रूट्स जिनके शेल्स होते हैं या फिर बोन्स, एनिमल बोन्स होती हैं, उनको जलाकर, ठीक है, या फिर सिंपली चीनी को जो है वो आप जलाओ तो वो चारकोल की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। सबसे ज़्यादा कॉमन वुड चारकोल की फॉर्म है, यानी वुड से हासिल किया जाने वाला, जो कि हम कैसे ऑब्वियसली हासिल करते हैं, लकड़ियों को जलाकर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। ठीक है जी। ये भी डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात इसमें इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती है। एनिमल चारकोल की अगर हम बात करें तो वो एनिमल के बोन्स को जो है वो जलाकर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एनिमल चारकोल्स कहाँ का यूज़ होता है? शुगर इंडस्ट्रीज़ में, टू रिमूव द ब्राउन कलर्स फ्रॉम केन शुगर केन का जो से हम जो शुगर हासिल करते हैं उसमें काफ़ी वो ब्राउनी, जैसे कि गुड़ आपने देखा है, तो उसको प्योर और रिफाइंड बनाने के लिए हम चारकोल डाल देते हैं तो वो उसका कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम जेली होती है वो काफ़ी स्मेली होती है, जब हम निकालते हैं तो उसका स्मेल ख़त्म करने के लिए और उसका जो है वो कलर वगैरह ख़त्म करने के लिए हम चारकोल यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा वर्ड वैसलीन। वैसलीन बेसिकली पेट्रोलियम जेली होती है, लेकिन वो क्या होती है? कलरलेस होती है। या फिर अगर आपने कोई कलर वाली देखी है तो उसमें एक्स्ट्रा कलर डाले जाते हैं, उसको खुशबू अगर आ रही हो तो वो खुशबू डाली जाती है। नेचुरली इसका जो अपना पर्सनल खुशबू या अपनी इसकी पर्सनल जो कलर होती है वो हम चारकोल डालकर उसको पहले रिमूव कर देते हैं। ठीक है।